अजीजा नमन, हाल ही में इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है और वो डिस्कवरी प्लस चैनल के ऊपर रिलीज की है ऑपरेशन संदूर के नाम से। मेरे ख्याल में तारीख में पहली दफा तीनों इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के सर्विसेज चीफ और उनके जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं वो, और उसके अलावा जिन लोगों ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया, वो लोग बैठे और उन्होंने बताई अपनी साइड ऑफ द स्टोरी, जिसके बाद हलचल मच गई पाकिस्तान आर्मी के अंदर, जो मार्का हक के नाम से बताते हमें चले आए हैं कि ऑपरेशन संदूर तो जो है वो टोटल फेल था, और पाकिस्तान जो है वो ऑपरेशन बनियानुल मरसूस जो बाद में मार्का हक बना दिया, और उसकी वजह से पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है उसको, आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बना दिया। और पाकिस्तान में वो फील्ड मार्शल तो बना, लेकिन उसके साथ साथ उसने आगे चल के अपने लिए लाइफ टाइम इम्यूनिटी भी ले ली, और न सिर्फ ये बल्कि पाकिस्तान के ऊपर अपना कब्जा मुनज्जम करने के लिए 27वीं तरमीम भी ले आया, और डिफेंस सर्विसेज एक्ट भी उसने कर लिया। और बताया ये गया कि पाकिस्तान का दिफा करना बहुत जरूरी है, और पाकिस्तान जो है वो ऑपरेशन बनियानुल मरसूस या मार्का हक जीत गया था, इसलिए ये बात हमें बताई गई। और इंडिया के राफेल तैयारे गिराए गए थे, और इंडिया ने इस डिस्कवरी की, जो मैंने बड़े गौर से देखा, डिस्कवरी प्लस के ऊपर जो डॉक्यूमेंट्री है बनाई तो बड़ी जबरदस्त गई है। बहुत सी चीजें सुन के मैं चौंक उठा, लेकिन बहुत सी बातें वहां पे भी जो है वो उन्होंने उसको गोल मोल कर दिया, जिसमें उनके राफेल तैयारों का जो गिरने का सवाल है वो भी गोल मोल कर दिया गया। लेकिन हमें पाकिस्तान के अंदर ये बताया गया कि पाकिस्तानी कौम को बताया गया कि मार्का हक एक ऐसी कहानी है जो एक दफा फिर 65 की तरह, 48 की तरह, 71 की तरह हम जंग जीत गए हैं, कारगिल 99 की तरह हम जंग जीत गए। कहा गया कि पाकिस्तान ने इंडिया को वो जवाब दिया है जो वो कभी नहीं भूलेंगे, जिस तरह हमें 65 में मुताला पाकिस्तान, जिसको अब मुगालता पाकिस्तान कहा जाता है, पढ़ाया जाता था कि रात की तारीकी में हिंदुस्तानी बुजदिल फौज हमारे ऊपर हमला आवर हो गई, यही बताया जाता था ना जी। लेकिन अब ये मैंने इसकी बड़ी डॉक्यूमेंट्री एक तरफ, और रात के 2:30 बजे DGISPR ने लंबा चौड़ा ट्वीट किया और कहा कि हिंदुस्तान झूठ बोल रहा है। थरथली मच गई वहां पे कि वो सच ना पता चल जाए पाकिस्तानियों को, ये झूठ बोल रहे हैं हिंदुस्तान की आर्म फोर्सेस, हमने इनको हरा दिया है और अब जो है हम पाकिस्तान फतह करने के ऊपर लगे हुए हैं। लेकिन जाहिर बात है जो भी बातचीत हुई, ठीक है, कहानी जो है वो इससे बहुत ज्यादा बढ़ के है। अब कहानी ये है कि इंडियन एयरफोर्स को जाहिर बात है जबरदस्त नुकसान पहुंचाया गया, ये तो कहानी हमें बताई गई है। और पाकिस्तान ने कहा कि जी मैंने वहां पे, हमने S-400 तबाह कर दिए, 26 इंडियन मिलिट्री टारगेट्स को मेजर डैमेज किया है। और फिर इंडिया ने जंग रोकने के लिए, सीज फायर करने के लिए खुद पहल की थी। लेकिन क्या ये पूरी कहानी है जो पाकिस्तानियों को बताई गई है? इस कहानी का एक हिस्सा वाकई इंटरनेशनल एविडेंस से सपोर्ट होता है कि इंडिया के एयरक्राफ्ट गिरे थे। इंडिया की सीनियर मिलिट्री लीडरशिप ने बाद में खुद एयर लॉसेस को एक्नॉलेज भी किया था। रॉयटर्स के मुताबिक जो है वो अमेरिकन ऑफिशियल्स का असेसमेंट था कि पाकिस्तान के J-10 एयरक्राफ्ट ने कम से कम 2 इंडियन मिलिट्री एयरक्राफ्ट शूट डाउन किए हैं, जिनमें कम से कम एक राफेल भी शामिल है। मैं रॉयटर्स को रिपोर्ट कर रहा हूं। यानी पाकिस्तान की ओपनिंग एयर बैटल की कामयाबी को सिर्फ प्रोपेगेंडा कहकर डिसमस नहीं किया जा सकता, लेकिन पाकिस्तानियों को दूसरा हिस्सा क्यों नहीं बताया गया? जब पाकिस्तान में राफेल गिरने का जश्न मनाया जा रहा था, तो कमर्शियल सैटेलाइट्स के एयर बेसिस की तस्वीरें जो हैं वो ले रहे थे, पाकिस्तान के एयर बेसिस की तस्वीरें ले रहे थे। पाकिस्तान के एयर बेसिस के रनवेज के अंदर खड्डे, क्रेटर्स पड़े हुए थे, हैंगर्स पाकिस्तान के हिट हुए। रहीम यार खान, सरगोदा, जैकबाबाद, बुलारी, सखर, पाकिस्तान के मल्टीपल मिलिट्री एयरफील्ड्स को फिजिकल डैमेज सैटेलाइट इमेजरी से नजर आ रहा था, क्लियर कट नजर आ रहा था। और अब इंडिया की मिलिट्री लीडरशिप ने जो डिस्कवरी के ऊपर डॉक्यूमेंट्री के अंदर ऐसी डिटेल्स दी हैं,
और ऐसे विजुअल्स दिए हैं जो पाकिस्तान की आवाम के सामने कभी प्रॉपरली एक्सप्लेन हुए ही नहीं है और एक्सप्लेन होने भी नहीं दिया जाएगा। और आज हमने आईएसपीआर को ब्लाइंडली बिलीव जो है वो करना छोड़ दिया है, जाहिर बात है। और ना हम इंडिया को ब्लाइंडली बिलीव करते हैं और ना ही डिस्कवरी की डॉक्यूमेंट्री को ब्लाइंडली बिलीव करते हैं। हम पाकिस्तान के क्लेम्स को इंडियन क्लेम्स के सामने नहीं, एविडेंस के सामने रखेंगे। सैटेलाइट इमेजरी, इंटरनेशनल रिपोर्टिंग, मिलिट्री एडमिशंस और डिप्लोमेटिक रिकॉर्ड, और फिर सवाल करेंगे कि उन 88 आवर्स में असल में क्या हुआ और कौन जंग जीता और कौन हारा, वो बात जो हमें नहीं बताई गई। चलें सबसे पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान का जो कामयाबी का जश्न मनाया जा रहा है और हर तरफ बताया जा रहा है कि पाकिस्तान जीत गया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के ऊपर कब्जा इफेक्टिवली इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत जो है उसके ऊपर कब्जा हो चुका है और वो फौज ने किया हुआ है और ये कह के किया हुआ है कि वो हिंदुस्तान को हरा चुका है। ये सबसे पहले इसको अगर आप देख लें तो देखें कि अगर हम एविडेंस की बात कर रहे हैं तो एविडेंस को दोनों तरफ इक्वली अप्लाई फिर मैं करूंगा। पाकिस्तान ने कहा कि इंडियन फाइटर एयरक्राफ्ट शूट डाउन किए, आपको ये नजर आ रहा है इन्फोग्राफिक चार्ट्स, ठीक है जी। मैं बड़ा क्लियरली इसके ऊपर अनबायस्ड बातचीत करूंगा। और इंडिया ने इनिशियली जो है वो कंप्लीट पिक्चर नहीं दी, मगर फिर 31 मई 2025 को इंडिया के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने एक्नॉलेज किया कि इंडिया साइड को एयरक्राफ्ट लॉसेस हुए थे। इस पे पहले रॉयटर्स अमेरिकन ऑफिशियल्स को कोट कर चुका था कि पाकिस्तान के जो चाइना से प्रोवाइडेड J-10s हैं, J-10 ड्रैगन्स हैं, उन्होंने कम से कम 2 इंडियन एयरक्राफ्ट को शूट डाउन किया है, जिनमें से एक राफेल भी था। छोड़े सदर ट्रंप ने क्या बोंगियां मारी हैं, उसको छोड़ दें आप, ठीक है। यानी पाकिस्तान ने इंडियन एयरक्राफ्ट गिराए और इस बेसिक क्लेम को अब सिर्फ पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है। पाकिस्तान की तरफ से मुख्तलिफ वक्त पर 5, 6, 7 और बाज औकात उससे भी ज्यादा जहाज गिराने के दावे किए गए। यहां एविडेंस उतना क्लियर नहीं है। सदर ट्रंप की जो बड़के हैं या बोंगियां हैं उनके अलावा, और सदर ट्रंप कितनी बोंगियां मारते हैं वो किसी भी अमेरिकन से पूछ ले, ठीक है। एक तरफ राफेल का लॉस स्ट्रांगली सपोर्टेड है, एक राफेल का, मल्टीपल इंडियन एयरक्राफ्ट लॉसेस सपोर्टेड है, लेकिन पाकिस्तान का एग्जैक्ट फाइनल स्कोर जो है वो इंडिपेंडेंटली एस्टैब्लिश्ड नहीं हुआ। और यही वो स्टैंडर्ड है जो मैं पूरे इस वीलॉग के अंदर अप्लाई करूंगा। जो कंफर्म है कंफर्म कहूंगा, जो ऑफिशियल क्लेम है उसको ऑफिशियल क्लेम कहूंगा, और जो डिस्प्यूटेड है बात उसको फैक्ट बनाकर नहीं मैं जो है वो प्रेजेंट करूंगा। बात मैं उसी तरह करूंगा जैसे बात असल में है, ठीक है जी। अब आगे चलिए इसके ऊपर उस कहानी की बात करते हैं जो पाकिस्तानियों को सिरे से बताई नहीं गई, ठीक है। उस बात के ऊपर आते हैं जो शायद इस पूरे के पूरे कॉन्फ्लिक्ट का सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल चैप्टर है। पाकिस्तान में नैरेटिव यह बनाया गया कि हमें इंडिया को जवाब हमने दिया, हमें हमने उनके मिलिट्री टारगेट्स को हिट किया, हमने उनकी एयर डिफेंस को न्यूट्रलाइज किया। लेकिन कमर्शियल सैटेलाइट इमेजरी कुछ और भी दिखा रही है जो आपको नजर आ रहा है। इंडियन वेपन्स पाकिस्तान के मल्टीपल एयर बेसेस तक पहुंच गए थे। वॉशिंगटन पोस्ट ने 2 दर्जन से ज्यादा सैटेलाइट इमेजेस और आफ्टरमैथ वीडियोस का एनालिसिस किया और कम से कम 6 पाकिस्तानी एयरफील्ड का डैमेज जो है वो आइडेंटिफाई किया, जो पाकिस्तानियों को नहीं बताया जाता। नंबर 1, नूर खान चकलाला, रावलपिंडी के करीब पाकिस्तान का स्ट्रैटेजिकली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एयरबेस। ये कोई रिमोट इंस्टॉलेशन नहीं है, पाकिस्तान के मिलिट्री कमांड स्ट्रक्चर के बिल्कुल करीब है। 10 मिनट की ड्राइव है GHQ से, और पाकिस्तान के आर्मी हाउस से 5 मिनट की ड्राइव है। तमाम जर्नैल साहिबान वहां पे आसपास रहते हैं, और जाहिर बात है कि पाकिस्तान का इस वक्त स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजन नूर खान एयर बेस के साथ जुड़ा हुआ है, और जो आपका न्यूक्लियर कमांड इंफ्रास्ट्रक्चर है जो
वो भी नूर खान एयरबेस के साथ जुड़ा हुआ है, एसपीडी का हेडक्वार्टर जुड़ा हुआ है उसके साथ, बिल्कुल ठीक है। तो अब ये कहना कि ये कोई रिमोट एयरबेस है, ये रिमोट एयरबेस नहीं है, ये एक स्ट्राइक नूर खान एयरबेस के ऊपर हुई, जो वहां पे रहने वाले लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि बिल्कुल हुई। उसके बाद रहीम यार खान का जो एयरबेस है, जो दुबई के शेखों के पैसे से बना हुआ है, वो जो रहीम यार खान का जो एयरबेस है या एयरपोर्ट है, उसका रनवे जो है वो हिट हुआ, उसमें क्रेटर क्लियरली नजर आ रहे थे, खड्डे नजर आ रहे थे। कॉन्फ्लिक्ट खत्म होने के बाद भी रिपेयर एक्टिविटी, फ्लाइट रिस्ट्रिक्शंस जो है वो वहां से रिपोर्ट की जा रही थी। दो, तीसरा मुसहफ एयरबेस, सरगोदा एयरबेस, शाहीनों का शहर जहां पे F-16 पाए जाते हैं जनाब। सैटेलाइट इमेजरी में रनवे, बड़ा ही रनवे की जो क्रेटरिंग है वो क्लियरली नजर आ रही थी, वहां पे डैमेज हुआ। फिर आप जैकबाबाद एयरबेस के ऊपर आ जाएं, वहां पे भी विजिबली हैंगर डैमेज हुए हैं, जिसपे अंदर जहाज खड़े हुए थे, 4 के करीब वो डैमेज हुए हैं, लेकिन ये रिपोर्ट कंफर्म नहीं है। फिर भुलारी एयरबेस के ऊपर आ जाएं, एयरक्राफ्ट रिलेटेड हैंगर या स्ट्रक्चर के ऊपर सब्सटैंशियल डैमेज हुआ है। और फिर सखर एयरबेस के ऊपर आप आ जाएं, कमर्शियल इमेजरी में स्ट्रक्चरल डैमेज रिपोर्ट हुआ। और अब मेरा सवाल बहुत सिंपल है, अगर पाकिस्तानी कौम को मार्का हक की फतह एक्सप्लेन की जा रही थी, तो पाकिस्तानी एयरबेसेस को जाहिर बात है पहुंचने वाला वेरीफाइबल डैमेज जो है उसको क्यों नहीं ट्रांसपेरेंसी के साथ, शफाफियत के साथ जो है वो आवाम को बताया गया। मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया ने पाकिस्तान एयरफोर्स को तबाह बर्बाद कर दिया, लेकिन एविडेंस ये नहीं कहता। लेकिन एविडेंस ये जरूर कहता है कि इंडिया ने पाकिस्तानी फिक्स्ड मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पर बार बार मल्टीपल प्रेसिशन हिट्स अचीव की, और कमर्शियल सैटेलाइट की दुनिया में इस चीज को छुपाना नामुमकिन है। तो फिर झूठ क्यों बोलते हो? सवाल यह है मेरा आसिम मुनीर और डीजे वाले बाबू से, सवाल है मेरा, और पाकिस्तानी कौम का भी यही सवाल होना चाहिए। आगे चलते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं ये बात निहायत वाजे करता चलूं कि ये जो डैमेजेस हैं यहां पे, जो पाकिस्तान एयर बेसिस हिट हुआ है, इसका की टेक अवे, अगर जो आपको सामने सबूत मैं दिखा रहा हूं, ये एविडेंस है, ये की टेक अवे ये है कि इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर घुस के, काफी अंदर आके, डीप पेनिट्रेशन करके पाकिस्तान को वेरीफाइबल डैमेज मल्टीपल स्ट्रैटेजिक एयर बेसिस के ऊपर जो है वो किया। और ये सबसे बड़ी हिडन स्टोरी है जो पाकिस्तान के अंदर जश्न मनाया जा रहा है, उसमें जो चीज छुपाई जा रही है वो सबसे बड़ी स्टोरी ये है। देखिए, हमने जब बात आई ना कि आपने उनके राफेल जेट गिराए हैं उनके ऊपर, वहां भी हमने कोई चीज छुपाई तो नहीं है, आपके सामने सारी चीज वो भी रखी है कि जो ये क्लेम कर रहे हैं वो भी इनका क्लेम है कि जी 10 जहाज, कभी 11, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, सदर ट्रंप की जो बोंगियों की तरह इनके जो बातें हैं वो भी बढ़ती चली जा रही हैं। लेकिन उसमें की टेक अवे ये है कि इंडियन एयरक्राफ्ट लॉसेस जो हैं वो इन प्रिंसिपल हुए हैं। लेकिन जो रॉयटर्स रिपोर्ट कर रहा है, जो ओवरऑल रिपोर्ट हो रहे हैं, उसमें एक ही रफाइल रिपोर्ट हो रहा है, मल्टीपल लेकिन एयरक्राफ्ट रिपोर्ट हो रहे हैं। लेकिन जो पाकिस्तान क्लेम कर रहा है कि J-10C एयरक्राफ्ट ने PL-15 मिसाइल से बियॉन्ड विजुअल रेंज फायर किया, वो बिल्कुल किया है, जो कंफर्म होता है। और बियॉन्ड विजुअल रेंज से पीछे रह के इंडिया भी ये जंग लड़ सकता था। ये उनकी नालायकी है मेरे ख्याल में कि वो इनकी विजुअल रेंज के अंदर गए, लेकिन गालबन उनको एग्जैक्ट रेंज जो है वो PL-15 की नहीं पता थी, जो कि अब शायद पता चल गई है क्योंकि PL-15 अनएक्सप्लोडेड भी वहां पे गिरे हैं। लेकिन बहरहाल जहाज उनके गिरे हैं। लेकिन ये जो 5, 6, 7 का क्लेम है ये गलत है। जो कंफर्म रिपोर्ट्स हैं वो आपके सामने है, लेकिन जो सबसे बड़ी कहानी छुपाई जा रही है वो ये है जो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है जी, ये बात ज़हन के अंदर रख लीजिएगा। और उसके बाद हम आते हैं कि पाकिस्तान ने जो हमें क्लेम किया, तीसरे पार्ट के ऊपर आते हैं कि पाकिस्तान का क्लेम था कि हमने एयर डिफेंस इंडिया का तबाह कर दिया। हालांकि जो एविडेंस ग्राउंड पे है वो ये है कि इंडिया का एयर डिफेंस तो क्या तबाह होता, पाकिस्तानी एयर डिफेंस के ट्रुप्स लाहौर जैसे जगह के ऊपर भी
जो है और इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन हुई है इसकी कि वो पाकिस्तानी फौजी एयर डिफेंस वाले शहीद हुए हैं और वो वहां पे उनको हिट किया गया है। लेकिन चलो हम पाकिस्तान का क्लेम ले लेते हैं कि जनाब S-400 हमने जो है वो मार गिराया S-400। ये बहुत बड़ा क्लेम है जो किया जाता है पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान की जानिब से, ISPR की जानिब से। अब जाहिर बात है इस क्लेम के अंदर वो कहते हैं कि जी S-400 सिस्टम हमने मुकम्मल तबाह कर दिया। आदमपुर और भुज का नाम जो है वो आता है इंडिया के अंदर। ISPR ने भी एक क्लेम किया है, पाकिस्तान की डॉक्यूमेंट्रीज और कमेंट्री में भी ये विक्ट्री नैरेटिव के तौर के ऊपर ये बात प्रेजेंट की जाती है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि सबूत कहां है, एविडेंस कहां है मिलॉर्ड? S-400 कोई छोटी सी चीज तो नहीं है, चीजी थोड़ी है। अगर इंडिया का $1 बिलियन क्लास स्ट्रेटेजिक एयर डिफेंस सिस्टम डिस्ट्रॉय हुआ है तो फिर उसका रैकेज कहां है? सैटेलाइट इमेजरी तो चाइनीज एक्सेस आपके पास भी है, वो कहां है? इंडिपेंडेंट बैटल डैमेज असेसमेंट कहां है? इंडिया ने जाहिर बात है उन्होंने क्लेम डिनाई किया और उसके बाद नरेंद्र मोदी जी ने जनाब आदमपुर गए वो, और आदमपुर जाके उन्होंने इमेजरी दिखाई जहां पे वो S-400 सिस्टम भी नजर आ रहा है। यहां पे आपको नजर आ रही होगी, ये वीडियो नजर आ रही होगी, इमेज नजर आ रहा है, ठीक है। लेकिन बर्डन ऑफ प्रूफ तो हमेशा से जो क्लेम करता है उसके पास होता है। ये यूके का लाइबल लॉ थोड़ी है कि आप यहां पे आएंगे, मुकदमे करेंगे और लाइबल टूरिज्म करके चले जाएंगे और कहेंगे हम जीत गए, अगला झूठा है। नहीं 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 मामा, इधर आके बात करो। रहीम यार खान हिट हुआ, उसकी इमेजरी है। जैकबाबाद हिट हुआ, उसकी इमेजरी है। बुलारी हिट हुआ, उसकी इमेजरी है। नूर खान एयरबेस हिट हुआ, उसकी इमेजरी मौजूद है। सखर हिट हुआ, उसकी इमेजरी मौजूद है। ये देख लो ना, ये सारी की सारी इमेजरी आपके सामने ही है ना। तो फिर अगर आप कहते हो कि आपने S-400 को हिट किया तो उसकी इमेजरी कहां पे है? इसके ऊपर टोटल खामोशी, इस पे कोई भी बात नहीं करेगा। तो इस लेवल के ऊपर इंडिपेंडेंट एविडेंस जो है वो बहुत जरूरी है। उसके बगैर ये जो बोंगियां मारी जा रही हैं इनका कोई फायदा नहीं है। और फिर अगर आप चीखे मारें कि वो डिस्कवरी प्लस के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बना के चला रहे हैं तो उसका भी कोई फायदा नहीं है। हालांकि उस डॉक्यूमेंट्री के अंदर मैंने देखा कि वो कहते हैं कि जी हमने इंफॉर्मेशन ऑपरेशन बड़ी जबरदस्त की। ओए होए 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 यार, मुझे समझ नहीं आती कि आपकी इंफॉर्मेशन ऑपरेशन तो टोटल फेलियर था। आप तो सिर्फ ADGPI से चंद ट्वीटें ठोक रहे थे, उसके अलावा तो वो टोटल फेलियर था आपकी इंफॉर्मेशन ऑपरेशन। इंडिया की इंफॉर्मेशन ऑपरेशन की मैं बात करूं, इंफॉर्मेशन ऑपरेशन स्पेयर के अंदर तो जाहिर बात है कि आप लोग 14-15 घंटे लेट से अपने जो है वो क्लेम्स को, उसका एविडेंस प्रेजेंट करने में या इवन क्लेम करने के अंदर। और यहां पे फास्ट मूविंग जो गेम है उसके अंदर इंफॉर्मेशन ऑपरेशन स्पेयर के अंदर तो ये तो फौरन बयानिया बन रहा होता है। और आप बयानिया बनाने के अंदर बहुत लेट थे, लेकिन पाकिस्तान ने बड़ा सक्सेसफुली बयानिया बनाया। लेकिन अब बात बयानिया से आगे चली है, अब सबूत की बात है। और सबूत के तौर के ऊपर S-400 की डिस्ट्रक्शन पाकिस्तान का ऑफिशियल क्लेम है, लेकिन उसकी किसी किस्म की कोई भी वेरिफिकेशन नहीं है। और फिर वो कहते हैं कि पाकिस्तान ने न्यू दिल्ली के ऊपर जो है वो मिसाइल फायर किया, तो कहानी और सीरियस है। यहां पे अब बहुत इंपॉर्टेंट बातचीत है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। अब क्या पाकिस्तान ने दिल्ली के ऊपर मिसाइल फायर किया, ये कहानी और भी ज्यादा सीरियस हो जाती है यहां से। अब डिस्कवरी प्लस की डॉक्यूमेंट्री जो है डीक्लासिफाइड ऑपरेशन सिंदूर, एक नया जो एलिगेशन है वो सामने लाती है। वो कहती है कि उनके मुताबिक कॉन्फ्लिक्ट की तकरीबन 71 आवर्स बाद पाकिस्तान ने एक हाई स्पीड मिसाइल दिल्ली की तरफ लॉन्च किया था। क्लेम यह है कि मिसाइल को हरियाणा में सिरसा के करीब तकरीबन 1:30 से 1:45 रात के 1:30 AM और 1:45 AM के दरमियान इंटरसेप्ट कर लिया गया। इंडिया ने उस वक्त पाकिस्तानी मिसाइल और ड्रोन एक्टिविटी एक्नॉलेज की थी, लेकिन स्पेसिफिक क्लेम के मिसाइल दिल्ली के लिए था। इंडिपेंडेंट पब्लिक वेरिफिकेशन इसके ऊपर अवेलेबल नहीं है। इसलिए इंडिया से भी वही सवाल है, अगर मिसाइल दिल्ली को टारगेट कर रहा था, ट्रेजेक्टरी एविडेंस आप दिखा दें, फिर उसकी टेक्निकल डाटा दिखाओ, इंटरसेप्ट लोकेशन और प्रोजेक्टेड टारगेट एस्टैब्लिश करो। लेकिन अगर ये एलिगेशन कभी इंडिपेंडेंटली एस्टैब्लिश नहीं हुआ तो फिर पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट ने एक बहुत बड़ा सवाल जो है उससे बनता है कि दिल्ली को टारगेट करने का डिसीजन किसने लिया था भाई? क्या सिविलियन लीडरशिप को यह बात पता थी
किस वेपन सिस्टम को इस्तेमाल किया गया था, और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, पाकिस्तानी अवाम को क्यों नहीं बताया गया कि एस्केलेशन एलिजिडली इस लेवल तक पहुंच चुका है। लेकिन मैं आपको असल कहानी अब बताऊं जो खुल के आ रही है, जो यहां पे चीमे शीमे और चौधरी मोदरी अभी बोलने शुरू हो रहे हैं। गेम चेंजर क्या था, मैं तो आपको पहले दिन से बताता चला आ रहा हूं, गेम चेंजर था ब्राह्मोस। देखिए, यहां पर एविडेंस को देखा जाए तो इस कॉन्फ्लिक्ट के दो बहुत ही अहम तरीन डिस्टिंक्ट फेजेस जो है वो नजर आते हैं। ओपनिंग फेज में पाकिस्तान ने बियॉन्ड विजुअल रेंज BVR एयर कॉम्बैट में पाकिस्तान एयरफोर्स ने वाज़े तौर के ऊपर बर्तरी हासिल की, सिग्निफिकेंट सक्सेस डेमोन्स्ट्रेट की। J-10C जो कि चाइनीज जो तैयारे हैं पाकिस्तान को मिले हैं, फ्लाइंग ड्रैगन कहलाते हैं, और उसके ऊपर PL-15 मिसाइल्स जो लगे हुए हैं बियॉन्ड विजुअल रेंज, उसकी कॉम्बिनेशन ने दुनिया भर की जो मिलिट्री एविएशन कम्युनिटी की अटेंशन हासिल की। मतलब चाइना ने अपने इक्विपमेंट की मार्केटिंग बहुत सक्सेसफुली की पाकिस्तान एयरफोर्स के जरिए, जिसकी ट्रेनिंग हाई स्टैंडर्ड्स की है। इंडियन एयरफोर्स के लॉसेस हुए, इंडिया ने टैक्टिक्स उसके बाद ऑल्टर की, लेकिन फिर सेकंड फेज आया 10 मई 10। इंडिया ने स्टैंड ऑफ वेपन्स के थ्रू पाकिस्तान की जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को डीप स्ट्राइक करना शुरू किया। इंडियन अकाउंट्स में ब्राह्मोस इस फेज का सेंटर स्टेज था, और आपको याद ही होगा कि जनरल बाबर इफ्तिखार जिस वक्त DG-ISPR थे तो उन्होंने बताया था कि मुरीदके की तरफ एक ब्राह्मोस आ रहा था और उसने मिड एयर अपना फ्लाइंग पाथ चेंज किया था, जिसका मतलब है कि पाकिस्तान के पास उसको ब्राह्मोस को इंटरसेप्ट करने की कैपेबिलिटी मौजूद नहीं थी। और यहां पे एक और सवाल जो है वो इंडियन मिलिट्री से भी है कि आप लोगों ने पहले फिर ये बात नहीं सोची थी राफेल गिराने से पहले, अपने जो एयरक्राफ्ट गिराने से पहले। लेकिन बहरहाल जो भी बात है, इंडिया के एयर चीफ एयर मार्शल AP सिंह के मुताबिक टारगेट्स रफली 1200 किलोमीटर के फ्रंट के ऊपर एंगेज हुए, और कुछ टारगेट्स पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 200 किलोमीटर तक भी थे, जो इंडियन एयरफोर्स ने ब्राह्मोस मिसाइल के जरिए बियॉन्ड विजुअल रेंज J-10C और PL-15 की रेंज से पीछे रहते हुए हिट किए इंडिया के अंदर जाके। और इंडिया इसके ऊपर जाहिर बात है कि जश्न जो है वो जीत का मनाता हुआ दिखाई दिया जाता है। और इंपॉर्टेंट चीज वो है जो इंडिपेंडेंटली ऑब्जर्व की जा सकती है, पाकिस्तानी एयर बेसेस के ऊपर फिजिकल डैमेज हुआ। स्टेमसन सेंटर का असेसमेंट भी ब्रॉडली इसी कॉम्प्लेक्स पिक्चर की तरफ इशारा करता है। पाकिस्तान के एयर डिफेंसेस ने कुछ अटैक्स को इंटरसेप्ट किया, इंटरफेयर किया होगा, लेकिन तमाम स्टैंड ऑफ वेपन्स को वो रोक नहीं सके। यानी एक तरफ पाकिस्तान ने एक सीरियस बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर कॉम्बैट कैपेबिलिटी को डिमॉन्स्ट्रेट किया, इंडिया ने ये बात देखी, उस चीज को समझा नुकसान उठाने के बाद। लेकिन फेज 2 में इंडिया ने डिमॉन्स्ट्रेट किया कि उसके पास भी सीरियस स्टैंड ऑफ डीप स्ट्राइक कैपेबिलिटी मौजूद है। अब जाहिर बात है दोनों स्टेटमेंट्स जो है एक साथ सच हो सकती हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है यहां पे जो कि जिसके ऊपर जो ये डिस्कवरी के ऊपर डॉक्यूमेंट्री है वो भी बातचीत आ रही है, और इसके अलावा भी इंडियन मीडिया पे भी बातचीत होती है, पाकिस्तान के ऊपर भी बातचीत होती है कि सीज फायर किसने मांगा था, ये बात होती है। देखें, पॉलिटिकली एक्सप्लॉइटेड सवाल है बहुत ज्यादा। पाकिस्तान में नैरेटिव ये दिया गया कि इंडिया ने सीज फायर जो है वो चाहता था। इंडिया में नैरेटिव ये दिया जाता है कि पाकिस्तान में जंग रोकने की भीख मांगी थी। डिस्कवरी की डॉक्यूमेंट्री जो है उसके अंदर जो फॉर्मर डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन है लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, उनका वर्जन भी इसी डायरेक्शन के अंदर दिखाया गया। लेकिन डॉक्यूमेंट्री का ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन को साइड के ऊपर रख के अगर आप रिकॉर्ड देखें तो पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन ने फाइनल ऑपरेशनल कॉल इनिशिएट की, यह सिग्निफिकेंट है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। यूनाइटेड स्टेट्स दोनों कैपिटल्स के साथ एक साथ साइमल्टेनियसली
एंगेज था, राब्ते में था। अमेरिकन डिप्लोमेटिक रिकॉर्ड सीनियर पाकिस्तानी और इंडियन लीडरशिप के साथ जाहिर बात है कि कॉन्टेक्ट्स को डॉक्यूमेंट करता है। और स्टिम्सन सेंटर भी फाइनल जो चंद घंटे थे उसमें यूनाइटेड स्टेट्स क्राइसिस मैनेजमेंट रोल को सिग्निफिकेंट असेस करता है। तो फिर फैक्चुअल पोजीशन क्या बनती है? पाकिस्तानी डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन ने फाइनल ऑपरेशनल कांटेक्ट इनिशिएट किया, मगर वॉशिंगटन भी उसके साथ साथ दोनों तरफ डी एस्केलेशन के लिए काम कर रहा था। इसलिए इंडियन घुटनों पर आ गए और पाकिस्तान भीख मांग रहा है। दोनों जो नारे हैं, स्लोगन्स हैं, ये जाहिर बात है कि मुकम्मल डिप्लोमेटिक हिस्ट्री नहीं है। ये रेट्रिक हो सकती है या नैरेटिव हो सकता है, लेकिन यहां पे ये जो है इसको आप फैक्ट नहीं कह सकते। पहलगाम एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है जो मेरी जाती रिपोर्टिंग के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर आसिम मुनीर ने अपने आप को फील्ड मार्शल बनाने के लिए और पाकिस्तान की हुकूमत पे कब्जा करने के लिए पहलगाम के ऑपरेशन को ग्रीन लाइट किया था, लेकिन ये मेरी जाती इंफॉर्मेशन है। पाकिस्तान का एक सवाल जो जवाब में लेजिटिमेट है वो ये है कि इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर को पहलगाम अटैक का रिस्पॉन्स कहा। फिर अलेज्ड एक्चुअल गनमैन को जुलाई 28 को ऑपरेशन महादेव में वो मारे गए। तो सवाल यह है कि अगर जो अलेज्ड अटैकर्स थे या टेररिस्ट थे वो जुलाई में मारे गए थे, तो मई 7 को इंडिया किसको पनिश कर रहा था? लेकिन यहां भी इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी बहुत ज्यादा जरूरी है। इंडिया का केस ये नहीं था कि मई 7 को वो सिर्फ पहलगाम में फिजिकली फायरिंग करने वाले जो दहशतगर्द हैं, आतंकवादी हैं, इंडिविजुअल्स हैं, उनको टारगेट कर रहा है। इंडिया का कहना था कि उसने जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं पाकिस्तान में, जो कि टू बी ऑनेस्ट मौजूद है, जैश ए मोहम्मद उधर मौजूद है, लश्कर तैयबा अब जमात दावा बन के मौजूद है, मुरीद के और बहावलपुर के और बहावल नगर के सेंटर्स मौजूद हैं, यूएन सैंक्शंस मॉनिटरिंग रिपोर्टिंग के अंदर भी रेजिस्टेंस फ्रंट का इनिशियल क्लेम और फिर रिट्रैक्शन का जिक्र भी आता है, ठीक है। लेकिन ये पाकिस्तान के अंदर ऑर्गेनाइजेशंस तो मौजूद हैं, उनके कैंप्स अब भी मौजूद हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अब भी मौजूद है, और एविडेंस के तौर के ऊपर मैं आपको ये तस्वीरें प्रेजेंट करना चाहता हूं। आपको अच्छे तरीके से पता ही है कि वहां पे क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, लेकिन एविडेंस आपके सामने रखना बहुत जरूरी है। एविडेंस देखिए, ये जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर है जो इंडियन ब्राह्मो स्ट्राइक में या एयर स्ट्राइक, एयरफोर्स के जरिए ब्राह्मो स्ट्राइक के अंदर हिट हुआ था। और मौलाना मसूद अजहर जो है ये उनका मरकज है, बड़ा फेमस मरकज है, बहावलपुर में सब लोग जानते हैं। इसके विजुअल्स बड़े क्लियरली नजर आए थे। अब कहा यह जा रहा है कि इसी मरकज को हाल ही के अंदर जो लेटेस्ट इमेजरी है वो पाकिस्तान की, कहा जाता है कि जनाब फौज की तरफ से, आईएसआई की तरफ से जो है वो 45 करोड़ रुपए का खर्चा करके इस वक्त ये आपको आउटसाइड इमेजरी नजर आ रही है। तो ये मराकज, इतने बड़े बड़े जो मराकज हैं, ये मौजूद तो है ना पाकिस्तान के अंदर, और कहा जा रहा है कि इंडिया कहता है कि जी हमने इनको हिट किया था, और वो इंडिया का ये क्लेम है कि इनको हिट किया था, और पाकिस्तान में बच्चे बच्चे को पता है। और ये रेनोवेटेड जो रेनोवेशन हुई है उसकी, ये भी आपके सामने ही है मराकज की, और ठीक ठाक खर्चा हुआ है, बड़े एक्सटेंसिव ये जो है यहाँ पे मराकज हैं। यहाँ पे मदरसा अगर गरीबों का होता तो वो तो बेचारे गरीब के बाल तो 2 वक्त की रोटी के लिए बड़े ही बुरे हालात के अंदर रहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आप देख लें। लेकिन ये जो रेनोवेशन प्रोजेक्ट यहाँ पे चलाया गया है, ये जैश ए मोहम्मद का जो मरकज है बहावलपुर में, उसका आपको यहाँ पे एविडेंस दिखाया जा रहा है। आपके ख्याल में क्या, मुझे ऑनेस्टली बताइएगा कमेंट्स के अंदर कि क्या ये मरकज पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है, और क्या ये वाकई जो है कोई आम मदारस है, या जो इस वक्त पाकिस्तान मिलिट्री का जो प्रॉक्सी नेटवर्क है ये वो है पूरे का पूरा। टू बी ऑनेस्ट ना, इसके अंदर मेरे ख्याल में मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी? जो यहाँ पे जाहिर बात है कि लश्कर तैयबा की बात की जाती है, जैश ए मोहम्मद की बात की जाती है, उनको इन्होंने हिट किया है, तो क्या पाकिस्तानी स्टेट जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर ये जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ये मराकज जो बने हुए हैं और ऑपरेट कर रहे हैं, क्या पाकिस्तान की स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इसको जो है चेक
करे या ना करे, लॉ एंड एनफोर्समेंट करे या ना करे, और पाकिस्तान के अंदर जो मामलात हैं जो चल रहे हैं, जो आपको नजर आ रहे हैं यहां पे, क्या आईएसआई इसके अंदर इन्वॉल्व है या नहीं है? हिस्टोरिकली एविडेंस मौजूद है कि बिल्कुल इन्वॉल्व है। लेकिन इसके बाद हम आते हैं इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के ऊपर आते हैं, जिसके ऊपर मैंने देखा वहां पे कर्नल साहब आए थे, अजीब सा उनका मुश्किल सा नाम था। वो कहते थे कि जी हमने इंफॉर्मेशन ऑपरेशन सारी की सारी जीत ली। मैं तो हैरान ही रह गया उनकी बात के ऊपर यार। इस कॉन्फ्लिक्ट में मिसाइल्स और एयरक्राफ्ट के साथ साथ एक और वेपन भी इस्तेमाल हुआ था, इंफॉर्मेशन का वेपन। इंडियन टेलीविजन मीडिया की परफॉर्मेंस के हवाले से बहुत सीरियस क्वेश्चंस हैं, और वो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का हिस्सा है, जाहिर बात है। और सीरियस क्वेश्चंस तो चलो अपनी जगह के ऊपर है, लेकिन उसके साथ साथ अजीजान मैं आपको ये भी बताता चलूं कि ओवरऑल अगर आप वहां पे डॉक्यूमेंट्री में जो प्रेजेंटेशन थी, मेरे ख्याल में सबसे वीक जो पार्ट था वो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का ही था। कॉन्फ्लिक्ट के दौरान ड्रामेटिक फॉल्स रिपोर्टिंग की गई, और जाहिर बात है कि इंडियन आईएसपीआर यहां पे जो लीड कर रही थी इंफॉर्मेशन, जो उनकी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर जो चल रही थी या इंफॉर्मेशन ऑपरेशन जो चल रहे थे, वो फार सुपीरियर थे इंडिया से। क्योंकि इंडिया के अंदर तो सिर्फ 12 घंटे बाद एक ट्वीट तो वो ठोक देते थे एडीजीपीआई, बाकी इंडियन कॉर्पोरेट मीडिया के पास जो कुछ था वो जिस तरह की बातें कर रहे थे, कराची पे हमला वो करवा चुके थे, ग्राउंड पे फोर्सेस वो उतार चुके थे, तो दैट वाज हाईली एग्जैजरेटेड। और पाकिस्तान ने इसका फायदा उठाया और अपने आप को कंपैरेटिवली क्रेडिबल इंफॉर्मेशन सोर्स के तौर के ऊपर प्रेजेंट किया कामयाबी से। तो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर जो डॉक्यूमेंट्री में बताया जा रहा है कि इंडिया जीत गया, फॉर गॉड सेक यार, दैट्स नॉट ट्रू। इंडियन मीडिया की मिस इंफॉर्मेशन पाकिस्तानी क्लेम्स को ऑटोमेटिकली सच जो है वो बना देती है। और अगर इंडिया का मीडिया झूठ बोल रहा था तो इसका मतलब यह नहीं है कि S-400 ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो गए, तो इसका मतलब यह भी नहीं है कि पाकिस्तानी एयर बेसिस जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं हुए या उनको नुकसान नहीं पहुंचा। ट्रुथ स्कोरबोर्ड नहीं होता, एविडेंस हर क्लेम का सेपरेटली जो है उसको टेस्ट करता है, लेकिन असल स्कोरबोर्ड के ऊपर हम आते हैं। लेकिन इंडियन इंफॉर्मेशन ऑपरेशन जो है, दैट वाज फ्रैंकली एंड ऑनेस्टली, हम फौज के अंदर एक जुबान इस्तेमाल करते हैं, एंड प्लीज डोंट माइंड मी सेइंग इट वाज पैथेटिक इन वन सिंपल वर्ड, एंड पाकिस्तानी इंफॉर्मेशन ऑपरेशन वाज फार सुपीरियर। ठीक है जी, आगे चलते हैं, स्कोर बोर्ड के ऊपर आते हैं। एक स्कोर बोर्ड भी तो है। अब स्कोर बोर्ड क्या कहता है, असल स्कोर बोर्ड क्या है, फाइनल उसका देखते हैं। चलें अब मिल्ली नगमे बंद कर दें, ठीक है, ये गाना बजाना वगैरह जो है ये बंद करें। फाइनल स्कोर बोर्ड की तरफ आते हैं। फाइनल स्कोर बोर्ड जो है वो फ्लैग्स अगर आप साइड के ऊपर इंडिया और पाकिस्तान के रख दें और स्कोर बोर्ड एविडेंस के साथ बनता है, तो पाकिस्तान जो है उसने इंडिया के फाइटर जेट्स के जो लॉसेस हुए वो स्कोर बोर्ड उसको सपोर्ट करता है। कम से कम एक राफेल जो है वो स्ट्रांगली सपोर्टेड एविडेंस से कि गिरा। इफेक्टिव बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैट पाकिस्तान का कंफर्म हुआ। इंडिया को टैक्टिकल एडॉप्शन के ऊपर मजबूर पाकिस्तान ने किया। इंडिया मिलिट्री एडमिशन से जो है वो जाहिर बात है, इससे ये ब्रॉडली ये चीज सपोर्ट होती है कि हाँ हुआ। इंडिया के ऊपर जब आप आते हैं तो इंडिया ने मल्टीपल पाकिस्तान एयर बेसिस के ऊपर फिजिकल डैमेज किया जो कि इंडिपेंडेंटली करैबोरेटेड है। स्टैंड ऑफ डीप स्ट्राइक कैपेबिलिटी डेमोन्स्ट्रेटेड है। पाकिस्तान की फिक्स साइट डिफेंस में बेतहाशा कमियां, कोताहियां, वल्नरेबिलिटीज एक्सपोज हुई, एविडेंस सपोर्ट करता है। लेकिन फिर पाकिस्तान का S-400 डिस्ट्रक्शन क्लेम टोटली अनवेरिफाइड है। 26 इंडियन मिलिट्री टारगेट्स को मेजर डैमेज करना, इंडिपेंडेंट एविडेंस इनसफिशिएंट है। पाकिस्तान का दिल्ली के ऊपर मिसाइल हमला करना, यह एक नया इंडिया का इल्जाम है जो कि अनवेरिफाइड क्लेम है। और एग्जैक्ट नंबर इंडियन एयरक्राफ्ट के डिस्प्यूटेड है। सीज फायर किसने जो है वो बेग किया था, किसने मिन्नत की थी, प्रोपेगेंडा लैंग्वेज और रियलिटी मल्टी चैनल थी। ठीक है जी, सबसे बड़ा सवाल यह है कि जीता कौन आखिर में। शायद सवाल ही गलत है यार कि जीता कौन। पाकिस्तान ने ओपनिंग एरियल एंगेजमेंट में इंपॉर्टेंट टैक्टिकल सक्सेस हासिल की। इंडिया को एयरक्राफ्ट लॉसेस हुए थे, उसके बाद कम से कम एक राफेल तो जो है वो गिरा था, एविडेंस सपोर्ट करती है। लेकिन इंडिया ने रिकवर किया, अपनी टैक्टिक्स बदली और पाकिस्तान मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ स्टैंड ऑफ स्ट्राइक्स कंडक्ट की, जिनका फिजिकल इफेक्ट सैटेलाइट्स के ऊपर रिकॉर्ड किया गया और उसका सबूत मौजूद है जो हमने आपको यहां पे दिखा दिया। ठीक है जी, अब टोटल विक्ट्री किसकी हुई, पाकिस्तान की।
तो डैमेज्ड पाकिस्तानी एयर बेसिस को, अगर पाकिस्तान की, जाहिर बात है विक्ट्री पाकिस्तान की है, तो फिर आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? ये एविडेंस आपके सामने है। टोटल विक्ट्री फिर आप क्या कहते हैं, इंडिया की हुई? तो फिर इंडियन फाइटर जेट्स और राफेल को गिरने को आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? फिर सवाल दोबारा से घूम फिर के यह आ जाता है। अजीजान मन, देखें, बात आखिर में बड़ी सादी भी है और सादी नहीं भी है। ये जो डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है वो अपनी जगह के ऊपर, इसकी वजह से जो मिर्चें लगी हैं पाकिस्तान में अपनी जगह के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तानियों को ना सच बताया नहीं गया और इंडियन के अंदर भी सच की इतनी ज्यादा एडॉप्टेबिलिटी, हमारा जो है वो बरसगीर पाको हिंद का मसला है, मेरे ख्याल में है नहीं। मेरे नजदीक असल स्कैंडल जो है वो यही है कि पाकिस्तानियों को कभी सच ये असल बताया नहीं गया। राफेल तो ट्रंप भी बोल बैठा ना, जो इंडिया का नुकसान हुआ है, लेकिन जो पाकिस्तान का नुकसान हुआ, मेरे नजदीक सबसे असल, सबसे बड़ा जो स्कैंडल है वो ये है कि पाकिस्तानियों को बताया ही नहीं गया। प्रोपेगेंडा और नेशनल सिक्योरिटी के दरमियान एक लाइन होती है। पाकिस्तानी अवाम को हक था कि उनको बताया जाता, हां हमें इंडियन एयरक्राफ्ट गिराए हमने, ठीक है, लेकिन हां हमारी एयरफोर्स ने ओपनिंग एंगेजमेंट के अंदर इंप्रेसिव परफॉर्मेंस दी है, लेकिन साथ साथ यह भी बताते कि हमारे एयर बेसेस हिट हुए हैं। हां, इंडिया के कुछ स्टैंड ऑफ वेपन्स अपने टारगेट तक पहुंचे हैं, उन्होंने अंदर घुस के हमें मारा है, मानते, जुबान कोई और इस्तेमाल कर लेते हैं लेकिन मानते, कहते हैं हां हमारी एयर डिफेंस आर्किटेक्चर के अंदर वल्नरेबिलिटीज एक्सपोज हुई हैं। और अगर दिल्ली मिसाइल का एलिगेशन सच है तो पाकिस्तानी कौम को यह भी हक जानना जरूरी है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर आर्म्ड इंडिया के साथ एस्केलेशन किस बाउंड्री तक पहुंचाने चाहता था। मार्का हक की असल स्टोरी ने पाकिस्तानी जो है वो विक्ट्री एंथम बना दिया, नए नए गाने बना रहे हैं, कंजरों को नचा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ इंडियन ऑपरेशन सिंदूर की बॉलीवुड फिल्म बना रहे हैं। असल स्टोरी ज्यादा अनकंफर्टेबल है। पाकिस्तान में तो लगता यह है कि कहा जा रहा है कि हम जीत गए हैं, लेकिन दूसरी तरफ इंडिया के सर्विसेज चीफ सामने आके बोल रहे हैं। लेकिन अगर दोनों जीत गए हैं तो फिर हारा कौन है? यह सवाल आपको कभी भी इसका जवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि पाकिस्तान के कागजों में सारी जंगें पाकिस्तान जीता है और हिंदुस्तान के कागजों में हिंदुस्तान जीता है। लेकिन एविडेंस क्या है वो हमने आपके सामने रखी है, और आपसे हमारा सवाल है कि इस एविडेंस की बेस के ऊपर आप हमें बताएं कि यह जंग कौन जीता है। यह मेरा आपसे सवाल है। जवाब का मैं कमेंट्स के अंदर जो है वो इंतजार करूंगा, और मैं कमेंट्स के अंदर और एक बल्कि क्विज भी मैं रख रहा हूं इस वीडियो के साथ, उसमें भी हिस्सा जरूर लीजिएगा। बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होती है। खुदा।